दोस्तों, काशी की कहानी के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बनारस शहर कहने को तो ये महादेव की नगरी है, पर यहाँ मोहब्बत जैसी हवाओं में बहती है। हर किसी का दिल एकदम खरे सोने सा है। बनारस अपने घाटों के लिए, महादेव की शक्ति के लिए और महाआरती के लिए प्रसिद्ध है। मेरी नई कहानी भी यहीं से शुरू होगी और खत्म भी इसी बनारस के घाट पर होगी। बनारस शहर 80 घाट। सुबह का वक्त। बनारस 80 घाट पर बने महादेव का मंदिर, जिसमें सुबह की शुरुआत इस भक्ति गीत से होती है और सिर्फ एक ही आवाज इस बनारस को जैसे आकर खुद जगाती है, और वो थी काशी। जी हाँ, काशी। काशी बनारस शहर में रहने वाली एक साधारण सी लड़की, जो महादेव की परम भक्त थी और साथ में एक शिक्षिका भी। अरे ये तो काशी की आवाज है, मतलब सुबह के 4 बज गए। पुजारी जी भी उठते हुए बोले। काशी सुबह 4 बजे ही महादेव के मंदिर आती थी, खुद उस मंदिर को साफ करती और आरती करती थी। उसकी आरती की आवाज से ही बनारस के लोगों की सुबह होती थी। काशी ने सुबह की आरती खत्म की और आरती की थाल सबको दी। सूरज भी अब पूरी चमक के साथ निकल आया था और लोगों की तादाद भी बहुत बढ़ रही थी। वो सबको आरती देकर महादेव के मंदिर से बाहर आ गई। काशी आरती कर मंदिर से बाहर निकली ही थी कि सामने से आते हुए मठ के महंत जी मिल गए। वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर शिष्टाचार के साथ प्रणाम करते हुए बोली, प्रणाम महंत जी। महंत जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अरे काशी बिटिया, प्रणाम काशी, कैसी हो बिटिया? काशी ने मुस्कुराकर सर झुकाकर बोला, जी हम अच्छे हैं महंत जी। आरती हो गई बिटिया? जी हो गई, हम बस घर जा रहे थे, स्कूल के लिए देर हो रही है ना। अरे हाँ बिटिया, जाओ खुश रहो। महंत जी आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। काशी भी घाट से होते हुए बनारस की गलियों में चली आई। बनारस की गलियां तंग जरूर होती हैं, पर चहल पहल भी बहुत होती है। यहाँ आपको सन्नाटा कभी नहीं मिल सकता। कभी कभी तो रात भी यहाँ की भोलेनाथ के नामों से गुंजयमान रहती है। काशी एक दुकान पर रुकी। दुकान का नाम था शर्मा मिष्ठान भंडार। उसने दुकान पर बैठे एक मोटे से बूढ़े से आदमी से कहा, काका प्रणाम, कचौरी और जलेबी बांध दीजिए जल्दी से। अरे काशी बिटिया, आ गई तुम? अरे तुम्हारी कचौरी और जलेबियां हम बांध के रखे हैं, बस अभी, और तुम देखो मैं अभी लेकर आया। ये थे दुकान के मालिक शर्मा जी। ये बोलकर शर्मा काका ने कचौरी और जलेबी की थैली उसे पकड़ा दिया। उसने काका को पैसे देते हुए पूछा, शुक्रिया काका, चलते हैं। और जय आ रहा है ना स्कूल, कहीं छुट्टी तो नहीं किया? तभी शर्मा काका के पीछे से जय, जो कि 8 साल का था, उसने कहा, नहीं दीदी, हम तो कब से तैयार हो गए हैं। काशी ने उसे देख मुस्कुराया और थैली लेकर घर आ गई। काशी घर आकर आंगन में जूतियां उतार कर सामने बने तुलसी को हाथ जोड़कर वहां मंदिर से लाया हुआ फूल रख, जैसे ही वो घर के अंदर गई तो उसके बाबा आनंद त्रिपाठी जी बैठे हुए थे। उसके बाबा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आ गई आप काशी? काशी कचौरी और जलेबी की थैली मेज पर रखते हुए बोली, आपको कैसे पता चल जाता है कि ये हम हैं? उन्होंने अखबार मोड़कर सामने रखे टेबल पर रखते हुए कहा, आपकी पायल की आवाज से, जो आपको हम बचपन से पहनाते आए हैं, उसकी आवाज से। काशी ने मेज पर नाश्ता लगाया और अपने बाबा को नाश्ते के लिए बुला लिया। उन्हें नाश्ता करा, खुद नाश्ता कर वो स्कूल के लिए निकल गई और उसके बाबा आश्रम चले गए। आनंद जी के दोस्त राजेंद्र प्रताप सिसोदिया जी का आश्रम था, जिसे वो खुद देखते थे। उसका कार्यभार वो ही देखा करते थे। उनके दोस्त इंदौर के शाही घराने में से एक थे और वहीं अपना कारोबार करते थे। साल में एक बार आकर वो सब मिलते थे। काशी उनके लिए उनकी बेटी से बढ़कर थी। उनके परिवार में वो अकेले थे, इसीलिए अपना सारा प्यार काशी पर ही लुटाया करते थे। काशी जब स्कूल पहुंची, तब स्कूल की घंटी बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। वो जल्दी से जाकर प्रिंसिपल रूम में टाइम भरी और प्रिंसिपल सर को सुप्रभात बोल के बाहर आ गई। घंटी लगते ही सारे बच्चे प्रार्थना के लिए आके ग्राउंड में लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। स्कूल के सारे टीचर्स आकर अपने अपने क्लास के लाइन के सामने खड़े हो गए। प्रार्थना शुरू हुई तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लगे। स्कूल की असेंबली खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों में वापस चले गए। काशी स्टाफ रूम में आकर वहां से अपना सामान निकालने लगी। तभी पीछे से आके शालिनी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। वो उसे पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, ओहो, तो आ गई आप। यार क्या करूं, अब तेरी तरह मैंने बनारस को उठाने का ठेका तो लिया नहीं है, तो सोचती हूँ तेरे हिस्से का भी मैं ही सो लेती हूँ, और इसमें मुझे कुछ लेट हो जाता है।
शालिनी ने अपनी अलमारी से अटेंडेंस रजिस्टर निकालते हुए कहा और दोनों हंस दी। चलो अच्छा है, अब जाओ जल्दी क्लास में। ये बोल काशी अपनी क्लास में चली गई। आनंद जी आश्रम आ गए थे। ये आश्रम बहुत बड़ा था। इसमें विधवा स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए और अनाथ बच्चों के रहने का इंतजाम था। यहाँ की जितनी भी विधवा स्त्रियां थी, वह कुछ न कुछ काम करती थी और उन्हीं से खुद के लिए कमाती थी। वृद्ध महिलाएं और पुरुषों की सेवा भी यहाँ होती थी। अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। आनंद जी रिटायर्ड हो गए थे अपनी टीचर की जॉब से, तो उन्होंने यहाँ आकर इन सबको अपना वक्त देना ज्यादा अच्छा समझा। वो अपना पूरा वक्त इसी आश्रम में बिता देते थे। उनकी जिंदगी में काशी के अलावा कोई नहीं था। काशी की माँ बचपन से ही चल बसी थी, इसीलिए उनकी परवरिश खुद उन्होंने अकेले ही किया। आनंद जी को काम करते हुए दोपहर हो गई थी। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तभी उनके मैनेजर दुबे जी ने बोला, सर खाना लगा दो, दोपहर हो गई है। उन्होंने कोई फाइल देखते हुए कहा, नहीं दुबे जी, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अभी ही खाएंगे आप, बाबा और हमारे साथ खाएंगे। ये आवाज सुन दोनों ने देखा तो काशी अंदर ही चली आ रही थी, वो भी खाने का बॉक्स लिए। वो अंदर आके दुबे जी को प्रणाम करते हुए बोली, चलिए उठिए जल्दी। यह कहते हुए उसने खाने का टिफिन मेज पर रख दिया। उसने टिफिन खोलते हुए कहा, और दुबे चाचा जी, आपने खाया या नहीं? आनंद जी ने फाइल रखते हुए उनसे पूछा, पर काशी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने खाना एक प्लेट में निकालते हुए कहा, आपको खाना खिलाने आए हैं। चलिए अब आप भी आ जाइए चाचा जी। अरे नहीं बिटिया, हम लेकर आए हैं, आप खाओ, हम भी चलते हैं। ये बोल दुबे जी वहां से चले गए। काशी भी अपने बाबा के साथ खाना खाने लगी। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर काशी आश्रम के बच्चों को पढ़ाने चली गई। वो अपना वक्त इन बच्चों को पढ़ाने में, वहां की विधवा स्त्रियों को मिट्टी की मूर्तियां बनाना सिखाना और रात को जाने से पहले सारे वृद्धों को कहानी सुनाने में देती थी। काशी की जिंदगी में बस इतना ही था। काशी दोपहर से रात तक काम करती रही और रात को सब कुछ एक बार खुद देख के तब अपने बाबा के साथ घर के लिए निकल गई। राजस्थान, रात का वक्त। कहा जाता है कि राजस्थान एक खूबसूरत राज्य है और इसकी शान, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का रहन सहन और खाना। पर फिर भी शहर में कोई था जो थोड़ा अजीब, अलग और अकेला था। इस शहर का मशहूर राजपूत और एक बैचलर व्यापारी, पूरा राजस्थान जिसके एक शब्द पर हिल जाता था, और वो था अभय प्रताप सिंह, जिसकी दुनिया में सिर्फ वो खुद था। अभय के घर में कोई नहीं था। कहते हैं कि जिसका जितना नाम मशहूर होता है, उतने ही उसके दुश्मन भी होते हैं। इसी दुश्मनी में उसने अपने सारे घर वालों को खोया और आज वो जिंदगी में अकेला था, और ये अकेलापन उसके स्वभाव को भी बदल गया। उसकी गाड़ी जैसे महल के गेट के अंदर आकर सामने दरवाजे पर रुकी तो कुछ नौकर जल्दी से जल्दी बाहर आए। अबे गाड़ी से उतरा। एक रौबदार चेहरा। वो गाड़ी से बाहर आकर अंदर आया और नौकर उसका सामान लेके उसके पीछे आए। एक नौकर ने डरते हुए पूछा, हुकुम सा खाना? लगाइए, हम आते हैं। ये बोल के वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अपना कोट निकाल कर रखा ही था, तभी मोबाइल बजा। उसने फोन उठाया और सख्त आवाज में पूछा, काम हुआ या नहीं? दूसरी तरफ से डरती हुई आवाज में कोई बोला, नहीं साहब, उस लड़की ने मना कर दिया उस जमीन को देने के लिए। एक 2 टके की लड़की की इतनी जरूरत कि वो अभय प्रताप सिंह को मना करे? हम आ रहे हैं कल वहां। हम भी देखे कौन पैदा हुआ है इस धरती पर जो हमें ना करने की हिम्मत रखता है। ये बोल उसने फोन गुस्से से काट दिया और बिस्तर पर फेंक दिया। बनारस शहर, रात का वक्त। काशी दूध गर्म करके अपने बाबा आनंद जी के कमरे में आई तो देखा आनंद जी बैठकर रामायण पढ़ रहे थे। उसने दूध का गिलास उन्हें देते हुए और रामायण लेकर माथे लगाकर बंद रखते हुए कहा, बाबा चलिए, अब दूध पी लीजिए और सो जाइए। रखिए रामायण। अब आनंद जी भी गिलास लेके बिस्तर पर बैठ गई। काशी कपड़ों को तय करते हुए बोली, बाबा, आज फिर वो लोग आए थे जमीन के लिए, मैंने मना कर दिया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, काशी बेटा, अगर वो लोग चाहते हैं वो जमीन, तो दे के छुट्टी क्यों ना करो उनकी? क्यों ऐसे लोगों से लफड़ा लेना? आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा। कुछ नहीं होगा हमें, और वो जमीन हम किसी को नहीं देना चाहते, ना देंगे। वो माँ ने हमें दिया था। वो इतना कह के अपने बाबा को सुला के वहां से चली गई। वो छत पर आकर खड़ी हो गई। हल्की हल्की ठंड थी। वो चांद को देखते हुए बोली, कोई ऐसा भी हो सकता है क्या महादेव जी, एक जमीन के लिए इतना पागल? जब ना बोल दिया तो फिर बार बार आ रही है? वो जब भी गुस्सा होती है तो महादेव जी को ऐसे ही शिकायत करती थी। दूसरी तरफ अभय अपने कमरे में बड़ी सी बालकनी में खड़ा होके आसमान की तरफ देखकर बोला, मुझे ना सुनना पसंद नहीं,
और तुम एक मामूली सी लड़की जिसने मुझे सिर्फ ना नहीं बोला, मुझे मजाक समझ लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वेट एंड वॉच, अभय ने गुरूर में बोला। क्या अभय प्रताप काशी से वो जमीन छीन लेगा? क्या होगा आगे? दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों, काशी की कहानी के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बनारस, सुबह का वक्त। काशी मंदिर से घर आकर जब मेज पर नाश्ता लगाने लगी तो उसके बाबा उससे बोले, काशी, आज आपके चाचा जी और हमारे दोस्त आ रहे हैं। आनंद जी कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, चाचा जी आ रहे हैं? फिर तो आज हम स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेकर चले आएंगे और उनके लिए खाना भी बनाना होगा। वो आनंद जी को नाश्ता देते हुए बोलती जा रही थी। आनंद जी ने लगभग बड़बड़ाते हुए कहा, फिर से शुरू हो गया इसका। अब पूरे दिन ये उसके मन पसंद की चीजें बनाएगी, पर जब हम बोलते हैं तो हफ्ते में एक बार बस। उन्होंने ऐसे बड़बड़ाते हुए देखकर वो बोली, क्या बोले जा रहे हो आप खुद से ही? कुछ नहीं। हाँ तो नाश्ता करिए ना। ये बोल वो चेयर खींच नाश्ता करने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और फिर साथ में घर से निकल गए। काशी स्कूल आई और प्रिंसिपल सर के बोल के आधे दिन की छुट्टी ले ली थी और शालिनी को भी छुट्टी लेने के लिए बोल दिया। आनंद जी अपने आश्रम आए और वहां की साफ सफाई करवाने लगे। वैसे आश्रम कभी गंदा नहीं रहता था, पर फिर भी तीनों वक्त साफ सफाई होती थी वहां पर। आनंद जी ने सामानों को ठीक से रखवाते हुए दुबे जी से कहा, दुबे जी, बच्चों की परीक्षा होने वाली है, सारी तैयारियां कर ली है ना आपने? जी बस पेपर आने बाकी है सर जी, बाकी सब हो चुका है। वार्षिकोत्सव की सब तैयारियां चल रही थी, बच्चों को सिखाया जा रहा है ना? जी सर, काशी बिटिया कह रही है कि सबको कार्ड भी बांटे जा चुके हैं। ये कहते हुए जिनको कार्ड जा चुका था उनकी लिस्ट दुबे जी ने उन्हें दे दी। काशी अपने बच्चों को छुट्टी लेके शालिनी के साथ घर पर आकर तैयारियां करने लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी ने जाके दरवाजा खोला तो सामने खड़े अनजान शख्स ने उससे पूछा, जी काशी जी है क्या? आप यहाँ बैठो, मैं बुलाकर लाती हूँ। ये बोल शालिनी ने उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहा और अंदर जाकर काशी से बोली, काशी कोई आया है, देखो जाके। ये बोल उससे कलछी ले कढ़ाई में पूरियां तलने लगी। काशी हाथ धोकर बाहर आई, देखा वही आदमी खड़ा था जो कल जमीन के लिए आया था। उसे देख वो भड़कते हुए बोली, मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे नहीं जमीन देनी, तो आप बार बार क्यों चले आते हैं? मैम, मेरे सर आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। वो कल या आज रात में ही यहाँ आ जाएंगे। आप बस एक बार उनसे मिल लीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज मैम। उस इंसान के बोलने पर काशी ने सोचा और 2 दिन बाद मिलने का बोल दिया। वो आदमी चला गया। काशी भी अंदर आ गई। शालिनी उसे देख पूछा, कौन था ये? अरे कुछ नहीं। ये बोल दोनों वापस काम में लग गई। दोनों को काम करते हुए शाम हो गई और वक्त भी ज्यादा हो गया था, तो शालिनी अपने घर चली गई। काशी भी ऊपर चली गई अपने कमरे में। वहां आकर वो तैयार हुई और नीचे आकर अपने बाबा को फोन लगा दिया। बाबा कहाँ है आप? चाचा जी आए नहीं? अरे हमारी राजकुमारी, पीछे मुड़कर तो देखो, हम तो कब से आए हैं। फोन पर राजेंद्र जी की आवाज सुन वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो राजेंद्र जी और आनंद जी खड़े थे। चाचा जी, आप आ गए? काशी दौड़ के गई और राजेंद्र जी के गले लग गई। कैसे हैं आप चाचा जी? काशी ने उनका बैग लेके रखते हुए कहा, हम तो ठीक है, पर हमारी बच्ची दुबली पतली लग रही है। ये कंजूस आपको कुछ खिलाता है या खुद ही खा जाता है? राजेंद्र जी ने मजाक करते हुए बोला, अरे ये बोलो कि ये मुझे कुछ खाने देती है या नहीं? हफ्ते में एक बार दिन कचौरी और जलेबी मिलती है, बस बाकी दिन वही फीका खाना। पर आज मैं इसकी एक बात नहीं मानूंगा। आज मेरा यार आया है, आज तो दोनों मिलकर खाएंगे। आनंद जी खुश होते हुए बोले, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आनंद जी ने बोला, हाँ चाचा जी, आज सारा खाना आपकी पसंद का बना है। आप बस हाथ मुंह धोकर आए, हम खाना लगाते हैं। काशी बोल के रसोई घर की तरफ बढ़ गई। राजेंद्र जी को लेकर आनंद जी कमरे में चले गए। रात का वक्त, बनारस एयरपोर्ट। मुझे उस लड़की से मिलना है। अभय एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए बोला, जी हुक्म, पर अभी रात हो गई है तो कल ही मिल पाएंगे। अब राणा ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। अभय गाड़ी में बैठा और सारे बॉडीगार्ड भी आगे की गाड़ियों में बैठ गए। गाड़ी बनारस की सड़कों पर चल पड़ी। अभय अपना टैब से कुछ काम करने में व्यस्त था। राणा, गाड़ी 80 घाट ले चलो। अभय ने टैब में देखते हुए बोला, जी हुकुम सा। राणा ने जवाब दिया और गाड़ी 80 घाट जाने वाले रोड पर मुड़ गई। अभय अपने में ही व्यस्त था। गाड़ी आके 80 घाट के थोड़ा दूर आके रुकी, क्योंकि वहां तक आपको पैदल गलियों में से होकर जाना होता है। अभय बाहर आता है, हुकुम सा, इससे आगे पैदल जाना होगा।
हम भी आपके साथ ही चलते हैं। राणा ने बोला, बस कुछ लोग ही साथ चलेंगे, बाकियों को यहीं रहने दीजिए। अभय इतना बोल के जाने लगा। राणा और कुछ गार्ड उसके पीछे चलने लगे। अभय कुछ देर चलने के बाद 80 घाट पहुंचता है। ये महागुरु वेदव्यास जी कहाँ होंगे? अभय ने एक आदमी से पूछा। जी इस वक्त तो वो मंदिर में होंगे या अपने घर पर। जी यहाँ से सीधे निकल जाओ, वही मंदिर होगा भोलेनाथ का, और उनके पीछे ही वो रहते हैं। एक आदमी ने अभय को बताया और चला गया। अभय आगे बढ़ गया। मंदिर के बाहर जूता उतार के वो अंदर गया। बाकी सब वहीं खड़े रहे रखवाली के लिए। अंदर जाके उसने देखा महागुरु बैठकर कुछ लिख रहे थे। प्रणाम गुरुजी, अभय ने उनके पैर छूते हुए बोला। महागुरु वेदव्यास जी ने अपने सर ऊपर कर चश्मे को ठीक करते हुए देखा। वो काफी बूढ़े हो गए थे और अभय के खानदान के महागुरु थे और बनारस के भी। हाँ गए तुम, मुझे पता था तुम आज आओगे, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ आने का वक्त आ चुका था। महागुरु ने अभय को बैठने का इशारा करते हुए कहा। हाँ गुरुजी, वो कोई जमीन से जुड़ी बात थी तो इसीलिए आना पड़ा। अभय ने बोला, जमीन से जुड़ी बात आपको यहाँ लेकर नहीं आई है अभय, बल्कि आपका भाग्य आपको यहाँ लेकर आया है। आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। यहाँ से आप कुछ ऐसा ले जाओगे आपकी जिंदगी में आपके साथ रहेगा, जो दूर होकर आपसे दूर नहीं है। महागुरु की बातें अभय की समझ में नहीं आ रही थी, या यूं कहो कि वो समझना ही नहीं चाहता था। कुछ देर वहां रुक के अभय ने गुरुजी से अलविदा लेके वहां से चला गया और घाट पर खड़ा हो गया। कुछ है यहाँ की हवाओं में जो मुझे एक एहसास दे जाती है हर बार, अभय अपने मन में बोलता है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वो होटल के लिए निकल जाता है। सुबह का वक्त, बनारस। अभय जॉगिंग सूट पहने घाट पर आया। उसके गले में हेडफोन है। तभी मंदिर से उसे गाने की आवाज आती है। वो खड़ा होकर सुनने लगता है। जी ये कौन गा रहा है? अभय ने जाते हुए एक पंडित जी से पूछा। ये तो हमारी काशी बिटिया की आवाज है। उन्हीं की आवाज से बनारस की सुबह होती है, वरना यहाँ की सुबह भी फीकी लगती है। ये कहकर पंडित जी मंदिर की तरफ बढ़ गए थे। अभय वहीं खड़ा सुनने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा चलने को, तो राणा ने आके रोक दिया। हुकुम सा, आप इतनी सुबह बिना किसी को बताए यहाँ चले आए, कुछ हो जाता तो? राणा परेशान होते हुए बोला। चलिए चलते हैं, वैसे भी सूरज निकल आया है, आपको जमीन वाला भी काम करना है। राणा ने बोला। अभय कुछ सोच के चला जाता है और जाते जाते पीछे मुड़ के देखता है। काशी मंदिर से बाहर आती है और जाने लगती है। आज बनारस में कुछ दिन बहुत भीड़ रहने वाली थी, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली थी और ये पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। उस दिन तो लगता था जैसे खुद महादेव को सजाया जा रहा है। अरे काशी बिटिया, इस बार महाशिवरात्रि पर तुमको ही देखना है सब कुछ, और हर बार से भी अच्छा होना चाहिए इस बार, महागुरु ने बोला। जी गुरुजी, काशी पैर छूते हुए बोली और घाट से बाहर आ गई। घर जाके उसने सबको प्रसाद दिया, तो आज भी बनारस की सुबह उसकी आवाज से होती थी। राजेंद्र जी ने प्रसाद लेते हुए बोला। चाचा जी, आप यहाँ आए हैं तो काम तो होगा जरूर कुछ। काशी ने मेज पर नाश्ता रखते हुए बोला। है बेटा, इलाहाबाद में कुछ काम है, तो सोचा आपसे भी मिल लूंगा और काम भी कर लूंगा। राजेंद्र जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। तब तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ आश्रम का काम भी वो भी हो जाएगा। आनंद जी ने बोला। सबने नाश्ता किया और वो भी अपने अपने काम में लग गए। आज आनंद जी घर पर थे। काशी को आश्रम जाने को बोल दिया। काशी स्कूल से छुट्टी लेके आश्रम पहुंची। आ गया वो दिन जिसको जमीन पर काम सौंपा था। अभय टाई पहनते हुए कहता है। जी सर, यादव जी आ गए हैं। राणा ने बोला। बुलाओ उन्हें। अभय ने कोट पहनते हुए कहा। राणा यादव जी को बुला लाया। प्रणाम सर। यादव आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उस लड़की के बारे में जो पता है बताओ। अभय ने चाय का कप उठाते हुए बोला। सर उसका नाम काशी है, स्कूल में टीचर है। उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं है और एक आश्रम है जिसे वो चलाते हैं। यादव बोलकर चुप हो गया। चलो उसके स्कूल चलना है। अभय उठा और जाने लगा। कुछ वक्त में वो सब काशी के स्कूल के सामने थे। जाओ पता करो वो कहाँ है और बुलाकर उसे यहाँ लाओ, अभय ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। यादव जी गए पता करके आई। सर वो आज नहीं आई है। यादव ने सर झुका के बोला। आश्रम कहाँ है? सर यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। अभय ने आश्रम का पता लिया और यादव को पैसे देके भेज दिया। राणा, इस लड़की के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी, सुबह के उठने से लेकर रात के सोने तक क्या करती है और बचपन से अभी तक सारी बातें, और इस जमीन के बारे में भी। अभय ने गाड़ी में बैठे बैठे कहा। जी हुक्म हो जाएगा, बस कुछ वक्त दीजिए, राणा ने भरोसे के साथ बोला। अभय की गाड़ी आगे बढ़ी। काशी आश्रम आके वार्षिकोत्सव की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। दिन भर वो सबको बताती रही कि क्या करना है कैसे करना है, और बच्चों को गाना सिखाया और डांस भी। सबको सब का काम बताते हुए सारे काम करते हुए से रात हो गई थी। वो जाने से पहले वृद्धों के पास गई। आज सब उससे नाराज थे
क्योंकि काशी ने आज उनसे बात नहीं की और ना ही उनसे मिलने आई थी। अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई। काशी कान पकड़ के खड़ी हो गई थी। ऐसे माफ नहीं करेंगे, एक बूढ़े दादाजी बोले। तो फिर दादाजी कैसे माफ करना है अपनी काशी को? काशी ने कान पकड़ते हुए कहा, हम सबको गाना सुनाना होगा, आपको तब माफ करेंगे हम। दादाजी ने सब बोलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम गाना सुना देंगे, आप चलिए अब लेटिए। काशी ने दादाजी को उनके बिस्तर पर लेटाते हुए बोला। सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। काशी ने सारी लाइट बुझाकर एक लाइट जली रहने दी और सारी खिड़कियां खोल दी। बगीचे से आती ठंडी हवा कमरे में अच्छा अनुभव दे रही थी। काशी अलावा जला रही थी और गाना शुरू करती है। काशी गाए जा रही थी, सब सुन रहे थे। तभी एक गाड़ी आके आश्रम के बाहर रुकी। अभय बाहर निकला और अंदर गेट खोल के आया। इस वक्त गेट पर कोई नहीं था। अंदर आकर देखा तो बहुत ही सुंदर आश्रम था। उसे आवाज सुनाई दी गाने की। वो उस तरफ बढ़ गया। कमरे के पास पहुंच के वो रुक गया और दीवार के पीछे से उस आवाज आने वाली को खोज रहा था। तब उसने काशी को हल्की सी रोशनी में देखा तो उसकी नजर वहीं थम गई। सफेद सूट सलवार पहने, खुले बाल, कानों में झुमके, हाथों में भरी हुई चूड़ियां। काशी को देखकर अभय खो गया। काशी गाए जा रही थी। काशी धीरे से सबको सुला के वहां से बाहर आई। दुबे चाचा, हम घर जा रहे हैं, आज बहुत वक्त हो गया है। बाबा और चाचा जी दोनों ही इंतजार कर रहे होंगे। आप गेट अच्छे से बंद कर लेना और देख लेना एक बार, सुबह मैं आ जाऊंगी। काशी बैग लेके बाहर निकलते हुए कही। ठीक है काशी बिटिया, तुम्हारे लिए रिक्शा मंगा दिया है, उसमें ही चली जाओ। दुबे जी बाहर गेट तक आते हुए बोले। दुबे जी के मुंह से काशी का नाम सुन अभय को यकीन हो गया कि ये वही लड़की है। वो पीछे के रास्ते से बाहर निकल के अपनी गाड़ी में आता है। काशी रिक्शे पर बैठ जाती है और रिक्शा चला जाता है। ठंड ज्यादा हो गई थी। वो अपना दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ लेती है। अभय उसकी गाड़ी पीछे लेकर आता है। काशी घर पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। आनंद जी दरवाजा खोलते हैं। अभय ये सब कुछ दूर गाड़ी में बैठे देखे जा रहा था। काशी अंदर चली गई। अभय ने गाड़ी मोड़ी और होटल की तरफ बढ़ा दी। उसके दिमाग में बस काशी चल रही थी। कुछ तो है तुम में मिस काशी, अब तुम्हारे सामने आने का वक्त आ गया। हम भी तो देखे तुम्हारी अकड़। अबे गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए।